दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है टिन्नी 290 पीजी मॉडल आईसी, जो कि एक ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इस आईसी की वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो टिन्नी 290 जो आईसी है, ये एक ऑफलाइन स्विचर आईसी है। मींस इस आईसी के साथ कोई भी एक्स्ट्रा मॉसफेट या कोई ट्रांजिस्टर लगा के स्विचिंग यानी एम्पलीफाई सिग्नल को स्विचिंग करके आगे एसएम ट्रांसफॉर्म तक नहीं भेजा जाता, क्योंकि ये आईसी डायरेक्टली तौर पे इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक मॉसफेट लगा होता है, जिससे ये स्विचिंग करके आके डायरेक्ट हमारे एसएम जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके साथ इसको अटैच किया जाता है। बीच में एम्पलीफाई करने के लिए यानी वोल्ट को एम्पलीफाई करने के लिए बीच में एक मॉसफेट नहीं लगाया जाता है। तो इसीलिए इस आईसी को ऑफलाइन स्विचर आईसी बोला जाता है। इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगा होता है। जब भी इस आईसी को वोल्टेज दिए जाते हैं तो डायरेक्ट टू ऑपरेट यानी ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया के आउटपुट शुरू कर देती है। तो टिन्नी 290 आईसी जो फिजिकल तौर पे 7 पिन की होती है और डाटा शीट के हिसाब से इसको 8 पिन के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे हम पिन डिटेल बनाएंगे इसकी, तो पिन नंबर 1 जिस तरह ये पिन नंबर 1 है, ये 2, फिर यहाँ पे 3 होती है, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, 7 और 8। यानी इसके 3 नंबर जो पिन होती है वो यहाँ पे नहीं लगी होती। फिजिकल तौर पे ये आईसी 7 पिन की है, लेकिन डाटा शीट के हिसाब से इसको 8 पिन के अंदर काउंट किया जाता है। तो टिन्नी 290 आईसी है, इसके बारे में बात करेंगे आज। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल, सर्किट के अंदर किस तरह इसको लगा के यूज किया जाता है और इसका डाटा शीट किस तरह होगा, इंटरनल प्रोसेस इसका किस तरह काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी आपके पास अगर आईसी हो जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं आप, तो उस आईसी का पूरा नाम, उसकी टोटल पिन कितनी है, वो लिख के और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है टिन्नी 290 आईसी, जो कि एक 7 पिन की आईसी है। इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग किस तरह होगी। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें हार्डवेयर पता होना चाहिए कि जो हार्डवेयर होता है वो किस तरह का इस आईसी का हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, यानी मार्केट के अंदर हमें हार्डवेयर होगा वो किस तरह का हमें मिलेगा। तो ये आपके सामने जो आईसी है, ये टिन्नी 290 आईसी जो हार्डवेयर है, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, इसी प्रकार से आपको वो मिलेगी, जिसके अंदर इसकी टोटल 8 पिन काउंट होती है, लेकिन फिजिकल तौर पे इसकी 7 पिन होगी। 3 पिन एक साइड है, ये 3 पिन एक साइड है यहाँ पे, और 4 पिन इस साइड होती है। तो टोटल ये 7 पिन के अंदर आईसी आती है। तो ये तो है इस आईसी का हार्डवेयर। अब बात करेंगे इस आईसी की पिन नंबर 1 पहचानने का तरीका क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने पहले भी बहुत बार करवाया है। तो या तो आईसी क्या करते हैं, या तो कंपनीज क्या करती हैं, जो आईसी के ऊपर एक डॉट मेंशन कर देती है। इस डॉट का मेंशन करने का यही मेथड होता है कि इसकी पिन नंबर जिस साइड ये डॉट लगाया गया वो पिन नंबर इसकी 1 है, और उसके बाद ही नंबरिंग शुरू होती है, और 1 के ऑपोजिट यहाँ पे होती है लास्ट पिन। यानी जो 1 नंबर पिन है, ये यहाँ पे जो 1 नंबर पिन आई है, इस जगह पे 1 नंबर पिन है, तो इसके लास्ट में यहाँ पे कौन सी पिन होगी, लास्ट पिन। तो लास्ट पिन, ये टोटल कितनी पिन की आईसी है, फॉर एग्जांपल ये 8 पिन की आईसी है, तो यहाँ पे पिन नंबर कौन सी आएगी, 8। तो नंबरिंग किस तरह शुरू होगी, 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसकी फिजिकल तौर पे 3 नंबर पिन नहीं दी गई है कंपनी की तरफ से। तो ये तो होती है डॉट का पहचानने का तरीका, पिन नंबर 1 कौन सी है। अगर किसी आईसी के ऊपर ये डॉट मेंशन नहीं किया जाता, तो सिंपल सी बात है, ये कट लगाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये कट जो लगाया गया है, ये कट आप ऊपर की साइड रखोगे। अगर ये कट इस तरह आप इसको आईसी को देख रहे हैं, इस तरह ये ऊपर की साइड है कट, तो कट के लेफ्ट हैंड साइड जो टॉप वाली पिन होगी वो 1 नंबर पिन होगी। तो ये आईसी का पहचानने का तरीका है कि पिन नंबर 1 कौन सी है। तो ये तो है आईसी की पिन के हिसाब से पिन नंबर 1, और हार्डवेयर के हिसाब से टिन्नी 290 पीजी उसके ऊपर लिखा होगा। इस तरह फिजिकल तौर पे ये आईसी होगी। तो अब बात करते हैं इस आईसी की सबसे पहले पिन डिटेल क्या होगी। तो ये पिन डिटेल के हिसाब से ये देख सकते हैं कौन कौन से पैकेज के अंदर आती है। जो हम बात कर रहे हैं आज, ये कर रहे हैं डिप टाइप आईसी के बारे में, जो कि पी पैकेज के अंदर आती है। डिप आईसी होती है 8 सी यानी 8 पिन की ये आईसी होती है। और इसके बाद जो है एसएमडी कैटेगरी के अंदर भी आती है, चिप कैटेगरी के अंदर भी आती है।
वो अलग अलग मॉडल है, यानी के मॉडल ये होता है वो भी इसके अंदर होता है। ई सॉफ्ट जिसे बोलते हैं 12B, यानी ये 12B आईसी है। तो ये है हमारे डिप आईसी 8C। ठीक है, तो आज हम करेंगे डिप इस आईसी के बारे में। तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल देख लेते हैं। जिस साइड ये डॉट लगा हुआ है ये पिन नंबर 1 है। तो इस आईसी की जो पिन नंबर 1 है वो EN और UV की पिन है। पिन नंबर एनेबल और अंडरवोल्ट की ये पिन होती है पिन नंबर 1। जो पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 2 है, वो है BP और M की पिन। यानी ये आईसी डबल फंक्शन करती है। पिन नंबर 1 भी डबल फंक्शन करती है, पिन नंबर 2 भी डबल फंक्शन करती है। इसको आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हो, यानी अंडरवोल्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, एनेबल डिसेबल के लिए भी यूज कर सकते हो पिन नंबर 1 को। पिन नंबर जो 2 है इसकी, वो BP की और M की पिन है। BP मीन बाईपास पिन और M फॉर मल्टी फंक्शन। तो आप पिन नंबर 1 और 2 को बाईपास के लिए और जहाँ मल्टी फंक्शन के लिए इसे यूज कर सकते हो। पिन नंबर 3 यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। पिन नंबर जो 4 है इसकी, वो है ड्रेन पॉइंट। ड्रेन पॉइंट मीन्स ये D की पिन होती है, यानी जो इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक मॉसफेट लगाया गया, उसकी जो ड्रेन पॉइंट है वो पिन नंबर 4 के साथ जोड़ा गया है। और जो इसके अंदर जो मॉसफेट लगा है उसका जो ड्रेन पॉइंट जो पिन नंबर 4 के साथ जोड़ा गया। जो सोर्स पिन होती है जिसे हम S की पिन बोलते हैं, ये 4 पिन है जो S की, तो ये होता है सोर्स पॉइंट, यानी मॉसफेट का जो सोर्स पॉइंट है वो किसके साथ जोड़ा गया है, पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 के साथ। इस तरह इसको इस आईसी की टोटल 8 पिन किस तरह बनाई गई है ये देख सकते हैं। तो पिन नंबर 1 जो है डबल फंक्शन के लिए, एनेबल और अंडरवोल्ट के लिए। पिन नंबर 2 बाईपास या मल्टी फंक्शन के लिए। पिन नंबर जो 3 है इसकी नहीं मेंशन की गई, इसके अंदर फिजिकल तौर पे नहीं होती। पिन नंबर जो 4 है वो ड्रेन की पिन है। और पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सोर्स की पिन होती है। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस का जो सर्किट डायग्राम है इंटरनल तौर पे वो किस तरह बनाया गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंटरनल जो सर्किट है, जो मैंने 2 फंक्शन बताए जो पिन के हिसाब से चलते हैं हम। तो जो पिन नंबर जो हमारी 1 थी ये रही, ये इसके ऊपर लिखा है एनेबल और अंडरवोल्ट, यानी EN और UV पिन है ये। यानी इसके अंदर 2 स्विचर लगे होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इनेबल के लिए, और इसको देख सकते हैं इसके अंदर एनेबल करने के लिए और अंडरवोल्ट के लिए अगर आपने यूज करना है तो इसके अंदर 2 स्विच सिस्टम लगे होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, एक तो है OVP ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, इसके अंदर इंटरनल तौर पे बनाया गया है। और ऑटो रीस्टार्ट यानी ऑप्शन इसके अंदर बनाया गया, यानी ऑटो रीस्टार्ट का मीन्स ये है कि जब भी आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग आ जाएगा, जैसे ये किसी भी सर्किट के अंदर आईसी लगाई गई है, जैसे ही ये आईसी का जो आउटपुट सेक्शन है उसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग आ जाती है, अगर शॉर्टिंग, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो आईसी है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। और उस शट डाउन को जब भी वो शॉर्टिंग हम क्लियर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आईसी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसके अंदर ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन रखा गया है। और एक इसके अंदर ये देख सकते हैं पिन, इसके अंदर BP की पिन और M की पिन। BP मीन बाईपास और मल्टी फंक्शन। बाईपास और मल्टी फंक्शन का मकसद ये है कि इसको आप एनेबल डिसेबल के साथ भी ऑपरेट करवा सकते हैं। लाइन अंडरवोल्ट सिस्टम के हिसाब से या रेगुलेटर के हिसाब से भी ये आईसी काम कर सकती है, यानी आपने इस पे कौन से वोल्टेज देने हैं, बाईपास करवाना है इसको या मल्टी फंक्शन करवाना है, तो इस पिन का प्रयोग कर सकते हैं आप। और इसके अंदर इंटरनल तौर पे जो रेगुलेटर है 5.85 वोल्ट का इसके अंदर रेगुलेटर सिस्टम लगा हुआ है इंटरनल तौर पे। और लाइन अंडरवोल्ट सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पर बनाई गई है, यानी ये लाइन को क्लियर करने के लिए, लाइन को एक्सेस करने के लिए इसके अंदर लाइन अंडरवोल्ट सिस्टम इंटरनल तौर पे बनाया गया कि इनपुट वोल्ट आप कितने इसको ऑपरेटिंग के लिए दे रहे हैं। अगर वोल्ट कम और ज़्यादा होते हैं तो इसी हिसाब से ये आईसी एडजस्ट करती है वोल्ट, लेकिन आउटपुट आपका फिक्स रहता है। लेकिन अगर इसकी जो रेंज से अगर वोल्टेज कम हो जाए तो ये आईसी आउटपुट देना बंद करती है या लोड को कट ऑफ करती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बाईपास कंट्रोलर सिस्टम, कैपेसिटर सिस्टम, सिलेक्ट एंड करंट लिमिट सिस्टम, अलग अलग स्टेजेस के अंदर बनाई गई है। और इसके बाद यहाँ पे ये कंपैरेटर बनाया गया है जो कि करंट लिमिट को एक्सेस करने के लिए कंपैरेटर भी है इसके अंदर। उसके बाद थर्मल शटडाउन सिस्टम भी है, ओवरहीट होने के बाद ये आईसी ऑफ हो जाती है। क्लॉक सिस्टम बनाने के लिए इसके अंदर ऑसिलेटर सिस्टम बना है। और ये हमारा ड्राइवर सिस्टम है जो कि मॉसफेट को ऑपरेट करवाता है।
तो जो मैं मॉसफेट की बात कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रेन की पिन है, ये डी लिखा हुआ है और ये यहाँ पे एस लिखा हुआ है। तो एस और ड्रेन का मकसद क्या होता है ये यहाँ पे देख सकते हो आप। इसको थोड़ा सर्किट में छोटा कर देता हूँ। तो ये है यहाँ पे सोर्स की पिन। तो ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, तो मॉसफेट की ये जो पिन यहाँ से जा रही है ये ड्रेन की पिन है, यहाँ पे ये सोर्स की पिन है और ये इसका गेट है। गेट को ऑपरेट करवाने के लिए ये ड्राइवर लगाया गया है जो कि अलग अलग फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी अगर इसके अंदर कोई भी अगर आउटपुट के अंदर या इनपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग सिस्टम इसको एक्सेस होती है या ओवरवोल्ट होती है या अनेबल डिसेबल का कोई भी सिग्नल जब आता है, तो इसी ड्राइवर के ऊपर आता है। सारे सिग्नल, सारे सेक्शन जो है मिले हुए वो इसी ड्राइवर के साथ जुड़े हुए हैं। यही ड्राइवर आगे मॉसफेट को ऑन या ऑफ के लिए सिग्नल प्रोवाइड करवाता है। तो ये है आईसी का इंटरनल हिस्सा। तो इंटरनल हिस्सा करने का हमें यही एक मकसद होता है कि हमें इंटरनल एक्सेस हमें पता लग जाता है इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन, क्या क्या काम है इसके अंदर, कौन कौन सी फैसिलिटी है और इसे चेक करने का मेथड क्या होगा। आगे चेक करने का मेथड भी मैं बता दूंगा। तो बहुत बार वैसे मैं इस आईसी के बारे में और भी जो टॉपिक करवा चुका हूँ उसके अंदर मैंने बकायदा प्रैक्टिकल के भी आपको करवाया है और किस तरह ये चेक होगा वो भी बताया, लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या है। बिल्कुल सिंपल और सादा मेथड। तो अब बात करेंगे इसकी जो अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं, सर्किट के अंदर कौन कौन से लगाए जाते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, वाटेज के हिसाब से कौन कौन से इसके अंदर आईसी यूज किए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके जो यहाँ पे स्क्रीन पे ये टिनी जो मॉडल है 284 से लेकर 290 तक का है, ये सभी इसके अल्टरनेटिव नंबर ही है। सभी सेम फंक्शन काम करने वाली ये आईसी है। तो अगर आपको कोई भी अगर आईसी इनमें से अगर कोई आईसी आपको खराब हो जाती है तो आप इनको कन्वर्ट करके इनको लगा सकते हैं। लेकिन कोई कई बार क्या होता है पिन कई बार एक नंबर दो नंबर में फर्क रह जाता है कि कौन सी इसकी इनेबल पिन है या कौन सी मल्टी फंक्शन पिन है, तो उसको आप एज ए जंपर चेंज कर सकते हैं। लेकिन काम जो वर्किंग है वो सारी सेम है इसकी। तो ये आईसी इसके अल्टरनेटिव नंबर है। अब बात करेंगे ये जो नंबर हैं इनकी वाटेज कैपेसिटी कौन कौन सी होगी, ये आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये देखते हैं टिनी 284 जो आईसी है ये 6 वाट के अंदर आती है और जो पीक वोल्ट रहेंगे हाईएस्ट वाटेज कैपेसिटी उसकी 11 वाट के करीब है। और जो 285 जो आईसी है ये 8.5 वाट की होती है, हाईएस्ट 15 वाट तक। टिन्नी 285 के जो मॉडल है वो 11 वाट और 15 वाट के अंदर। टिन्नी 286 जो पी और डी मॉडल आते हैं जिसके अंदर पी और डी में एक यानी आईसी हमारी टावर आईसी की तरह भी होती है, चिप आईसी की तरह भी होती है, असेंबली आईसी की तरह भी होती है। तो वो उनकी वाटेज कैपेसिटी है 10 वाट से लेकर 19 वाट। और फिर आते हैं टिन्नी 286 जो के मॉडल है वो 13.5 वाट से लेकर 19 वाट तक। टिन्नी 287 डी मॉडल है जो 11.5 वाट से लेकर 23 वाट तक ये काम कर सकती है। टिनी 287 पी जो मॉडल है 13 वाट से लेके 23.5 वाट तक होती है और टिनी 287 के जो मॉडल है 18 वाट से लेके 23 वाट तक का है। और 288 है जो 16 वाट और जो 288 के है वो 23 वाट। 289 जो पी मॉडल 18 वाट, 289 के वाट जो 25 वाट। 290 पी जो मॉडल है वो है 20 वाट और 290 के मॉडल है वो 28 वाट। तो ये वाटेज कैपेसिटी से हमें क्या पता लगता है, जैसे हम कोई भी सर्किट रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी वाटेज कैपेसिटी उसके ऊपर मेंशन की जाती है। कोई भी अडाप्टर है या पावर सप्लाई कोई भी है तो उसके ऊपर उसकी वाटेज कैपेसिटी मेंशन की जाती है। तो जब भी आप सर्किट के अंदर अगर आपको आईसी लगा रहे हो, आप अल्टरनेटिव नंबर कोई भी अगर लगा रहे हो तो लेकिन आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा उस जो सर्किट है उसकी वाटेज कैपेसिटी कितनी है। अगर आप वाटेज कैपेसिटी फॉर एग्जांपल उसकी है 10 वाट की है या 20 वाट की वाटेज कैपेसिटी है उसकी, लेकिन आप आईसी जो है उसके अंदर लगा रहे हो 10 वाट की, जैसे आपने अल्टरनेटिव नंबर तो ढूंढ लिया उसका, लेकिन उसको वो आईसी का आप वाटेज कैपेसिटी जरूर देखिए कि वो कितने वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से वो आईसी काम कर सकती है। सर्किट आपका ऑपरेट हो जाएगा लेकिन जैसे उसके ऊपर लोड आएगा तो वो आईसी ओवरहीट होकर बर्न हो जाएगी या आउटपुट वोल्ट देना बंद कर देगी। तो अगर आप कोई भी सर्किट रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी वाटेज कैपेसिटी जरूर देखना कि वो कितने वाट की है। जैसे अब मैं आज हम जो हमारा टॉपिक है ये टीनी 290 जो हम मॉडल कर रहे हैं ये हमारी 20 से 28 वाट की आईसी आती है। दो मॉडल आते हैं इसके, पी मॉडल की मॉडल। तो ये 20 वाट की आईसी होती है, एक 28 वाट की होती है। अगर मैं ये आईसी खराब हो गई है तो इसके अंदर मैं सर्किट के अंदर मैं आईसी कोई भी इसका अल्टरनेटिव नंबर लगा रहा हूँ
लेकिन वो मैं नंबर लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 287D मॉडल नंबर लगा दिया, लेकिन इसकी वाटेज कैपेसिटी उससे आधी है। तो जैसे ही अब मैंने वो सर्किट तो सेम ही लोड लेगा जितना उसका वाटेज कैपेसिटी है या लोड है या उसका आउटपुट है, तो वो उतना ही एक्सेस करवाएगा। लेकिन जब भी उतना एक्सेस होगा, जब भी उस डिवाइस के ऊपर उतना लोड आएगा, तो वो आईसी बर्न हो जाएगी या ओवरहीट होगी। तो कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि कई आईसी हमारे हम जब सर्किट के अंदर लगाते हैं तो ओवरहीट हो रही है। लेकिन एक बात और भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आप कोई भी आईसी रिपेयर करते हो या कोई भी आप सर्किट रिपेयर करते हो, तो जो बर्न है आईसी अगर बर्न हुई है, तो वो अकेली आईसी बर्न नहीं होती, उसके आसपास के जो कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे आपका ट्रांजिस्टर है उसके साथ अगर लगा हुआ तो वो भी खराब हो सकता है। ज़ीनर डायोड सबसे ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि ज़ीनर डायोड ही वोल्ट को कंट्रोल करता है। जब वो वोल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तभी आईसी हमारी खराब होती है। तो ज़ीनर डायोड आप जरूर चेक कीजिए, तो उसके अंदर अलग अलग वोल्ट का लगा होता है, जैसे कोई 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 13 वोल्ट का, 18 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, इस तरह ये ज़ीनर डायोड लगा होता है। लेकिन ज़ीनर डायोड के ऊपर उसकी वैल्यू 6.2 जैसे वोल्ट वैल्यू मेंशन नहीं की जाती, सिर्फ उसके ऊपर कोडिंग लगाई जाती है, जैसे 5399 है, 5341, 5341, इस तरह अलग अलग नंबर होते हैं। तो उसका भी मैंने एक चैप्टर बनाया है ज़ीनर डायोड का, कि जो ज़ीनर डायोड का कोड होगा अगर उसके ऊपर 1N53 में लिखा हुआ, तो वो कितने वोल्ट का होगा। तो वो भी उसके मैंने इसके अंदर अलग से टॉपिक बनाया गया है ज़ीनर डायोड का, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं ज़ीनर डायोड किस तरह काम कर रहा है। तो वो आप कंपोनेंट सभी चेक करने के बाद ही आईसी लगाइए। अगर आपने देखा आईसी बर्न है, आपने आईसी निकाली, दूसरी आईसी लगा दी, जैसे ऑन करोगे तुरंत आईसी खराब। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थी वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से अल्टरनेटिव नंबर। अब बात करते हैं सर्किट की इसकी। तो जो इसका फिजिकल सर्किट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका फिजिकल सर्किट है पावर सप्लाई का। तो इसके अंदर ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये 290 आईसी लिखी है, टिनी 290 पीजी मॉडल। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पिन मेंशन नहीं है, तो सेम जैसे ही मैंने बताया आपको उसी तरीके से ये आईसी बनाई गई है, यानी सर्किट बनाया गया। तो इसको जो फीडबैक और कंट्रोल करने के लिए हमेशा ऑप्टो कपलर आईसी का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली लगभग 90% जो हमारी सप्लाई सेक्शन होती है या एसएमपीएस होती है, उसके अंदर ऑप्टो कपलर लगाया जाता है, क्योंकि एक ऑप्टो कपलर एक ऐसा डिवाइसेज है जो कि इंसुलेटेड होता है। मीन्स जो हाई और लो वोल्ट को अलग रखने के लिए ऑप्टो कपलर आईसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हाई वोल्ट अगर किसी कारण कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो लो वोल्ट के पास ना जाए, यानी जो हमारा डीसी आउटपुट सेक्शन होता है उसके अंदर डायरेक्ट कोई आगे मेन एसी सप्लाई ना जाए, ताकि कोई करंट आने का खतरा ना हो। तो इसके लिए ऑप्टो कपलर आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस ऑप्टो कपलर आईसी के द्वारा जो हमारा डीसी का ये लोड है, यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन हो रही है, ओवरवोल्ट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी हो रहा है, तो उसका फीडबैक इसी आईसी के माध्यम से इस आईसी तक पहुंचाया जाता है। तभी इस आईसी को पता लगता है कि आउटपुट में कितना लोड है, कम है, ज्यादा है, उसी हिसाब से ये वर्किंग करती है। तो ये टिनी जो 290 आईसी लगी, इस तरह ये आईसी सर्किट के अंदर लगाई जाती है। तो अब बात करेंगे जो सर्किट के हिसाब से जो इसका ये है डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं आईसी को किस तरह यूज की है। ये टिनी 290 आईसी है। तो इसको यूज करने का मेथड क्या, आपको पहले पता ही है कि जिस तरह हम इस आईसी को अगर सप्लाई किसी भी एसएमपीएस को सप्लाई देनी है, तो उसको सबसे पहले डीसी वोल्ट दिया जाता है, हाई डीसी वोल्ट। तो उसके लिए हमें क्या ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज लगाई जाती है, जिससे वो मेन एसी सप्लाई को हम सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उस एसी सप्लाई को जो कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो डीसी सप्लाई में चली जाती है। जब डीसी सप्लाई बन जाएगी ये ब्रिज डायोड के बाद, तो उस डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। कई उसको नाम फिल्टर बोलते हैं या कोई इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं, वो अलग अलग नाम होते हैं। तो फिल्टर लगा के उस डीसी सप्लाई को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद ही सर्किट को दिया जाता है। अगर आप वो विदाउट फिल्टर अगर एंटर होती है सप्लाई, तो सप्लाई आपकी खराब हो जाती है या लोड आगे पिक नहीं करती। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रिज डायोड के बाद ये फिल्टर कैपेसिटर लगा के हमने प्लस और माइनस सप्लाई जनरेट करवा लिया। यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है। तो इस आईसी को किस तरह यूज किया गया, जो सोर्स पॉइंट है वो डायरेक्ट नेगेटिव सप्लाई यानी ग्राउंड के साथ जोड़ दिया गया, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये
ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। और जो ड्रेन पिन होती है वो जोड़ा जाता है हमारा जो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम एसएम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसके साथ जोड़ा जाता है ये प्राइमरी वाइंडिंग के साथ। और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरी साइड यहाँ पे पोस्टेज सप्लाई दे दी जाती है डायरेक्ट। तो एक बार इसको स्टार्ट करने के लिए ये जिनेडाइड और ये रजिस्टर का प्रयोग करके यहाँ पे एक बार फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाई जाती है, एक बार फर्स्ट टाइम। जब भी ये फ्रिक्वेंसी जनरेट होके यहाँ से जो सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्ट यहाँ से ये फीडबैक वोल्ट बने हुए हैं और ये हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन बना हुआ है जो जिनेडाइड है। ये देख सकते हैं 27 वोल्ट का जिनेडाइड है जो कि 1N5253 नंबर का लगा हुआ है। तो जब भी ये 27 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट जाएंगे तभी ये जिनेडाइड खराब होगा, तो आईसी खराब होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जब भी यहाँ से फीडबैक वोल्ट आएंगे ये वोल्ट को कंट्रोल करके हमारा जो है बीपी पिन को या मल्टी फंक्शन है उसको भेज देगा। और इस आईसी को अनेबल और डिसेबल करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ऑप्टो कपलर आईसी। तो ऑप्टो कपलर आईसी कब काम करती है, जैसे इस सेक्शन के अंदर हमारे आउटपुट सेक्शन के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ पे इस जगह पे कोई भी आउटपुट के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है या कोई यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हैं वो खराब हो गए हैं, कोई वीक हो गए हैं, तो जब भी ये कंडीशन आती है ये ऑप्टो कपलर आईसी ऑन होके इस पिन को अनेबल और डिसेबल के लिए सिग्नल भेजती है। जैसे ये डिसेबल होगी तो वर्किंग उसी हिसाब से करेगी, इनेबल करेगी, तो जिससे आईसी जो है हमारा ड्रेन पॉइंट से वोल्ट ऑन या ऑफ कर देता है। जैसे ही कोई इसको शॉर्ट सर्किट मिला, ऑप्टो कपलर ने इनेबल पिन को सिग्नल भेजा इस पिन के ऊपर, तो ये यहाँ से ड्रेन पॉइंट से वोल्ट स्विचिंग करना ऑफ कर देते हैं, जिससे ये पूरा एसएम ट्रांसफर क्या है ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद जो आउटपुट है हमारा वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। अब जब तक ये आईसी तब तक काम नहीं स्टार्ट नहीं होगी जब तक यहाँ से आप शॉर्टिंग क्लियर ना कर दोगे। जब भी वो शॉर्टिंग क्लियर होगी उसके बाद ही ये आईसी काम करेगी। तो अब बात करेंगे इस सर्किट को अगर कोई भी अगर यूज कर रहे हो, अगर इसके अंदर टिनी आईसी लगी हुई है, अगर वो सर्किट काम नहीं कर रहा है तो कौन कौन से कंपोनेंट आपने चेक करने हैं कि आईसी खराब है या हमारी कोई अदर इंटरनल जो कंपोनेंट खराब है। तो आईसी का चेक करने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि आईसी को चेक किस तरह करना है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका। तो हम सर्किट के अंदर जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि हमारा जो एक मॉसफेट होता है, मॉसफेट होता है उसके 3 पिन होती है, एक तो होता है गेट, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स पिन। तो जब भी हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं उसको मॉसफेट को, तो सिर्फ हम दो वैल्यू की वैल्यू आती है जो कि ड्रेन और सोर्स के बीच में ही वैल्यू शो करता है मल्टीमीटर, वो भी एक साइड। अगर ड्रेन और सोर्स के दोनों तरफ वैल्यू आ रही है तो भी ये आईसी खराब है। अगर इसकी एक तरफ वैल्यू आ रही है वो 500 के करीब करीब आ रही है तो ये आपकी आईसी ओके है। तो इसका सिंपल सा तरीका चेक करने का, एक तो ये ड्रेन पिन पे आप मल्टीमीटर की प्रोब लगाओगे, एक लगाओगे सोर्स पिन के ऊपर। और मल्टीमीटर को आपने या तो आपने बीप की रेंज में सेट कर देना है मल्टीमीटर को, या आप कईयों को बीप की अगर रेंज नहीं है तो मल्टीमीटर के ऊपर डायोड की ऑप्शन होती है, जो कि डिजिटल मीटर की बात कर रहा हूँ, तो उसकी डायोड की रेंज होती है। तो आप दोनों में से अगर बीप की रेंज में रखोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है जैसे आईसी की शॉर्टिंग है कोई भी, तो अगर वो बीप आएगी तो आपको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि आईसी ये शॉर्ट है। तो इसको चेक करने का मेथड यही है, ड्रेन पिन के ऊपर कोई भी एक प्रोब लगाएंगे आप, रेड या ब्लैक प्रोब। फॉर एग्जांपल मैंने ड्रेन पे लगाई है रेड प्रोब और सोर्स पिन पे लगाई है मैंने ब्लैक प्रोब। तो अब अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है प्रोब को आपस में। तो यहाँ पे रेड प्रोब लगाई थी ड्रेन पे, तो यहाँ पे मैं ब्लैक प्रोब लगाऊंगा और यहाँ पे रेड है, ठीक है जी। तो अब वैल्यू आनी चाहिए, यानी दोनों में से एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग 500 के करीब करीब या 550 के करीब करीब आएगी। जो हमारी मॉसफेट की वैल्यू होती है सेम वही आएगी, क्योंकि इंटरनल तौर पे इसके अंदर भी मॉसफेट लगाया गया। तो दोनों में से एक साइड अगर वैल्यू आ रही है और वही भी 500 550 के करीब आ रही है तो बिल्कुल ओके है ये आईसी। अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 150 या 200 के करीब करीब आ रही है या 300 350 आ रही है तो ये आईसी वीक हो चुकी है, यानी कोई इंटरनल तौर पे इसका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो चुका है या खराब हो चुका है। तो इस आईसी को अगर आप यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगी। तो वैल्यू लगभग 500 से ऊपर या 500 के करीब करीब रहनी चाहिए तो ये आईसी ओके है। तो ये तो है आईसी का चेक करने का मेथड। अब बात करेंगे जो हमारा सर्किट होता है उसके अंदर अगर ये आईसी खराब है, हमने चेंज कर दी है, तो चेंज करने से पहले आपने कौन कौन से कंपोनेंट चेक करने हैं। सबसे पहले जो इनेबल पिन के ऊपर जो हमारा जीनर डायल लगाया गया है ये 1N54 यानी 5254 ये जीनर डायल लगाया गया जो कि 27 वोल्ट का है। तो इसको आपने सबसे पहले इसको चेक जरूर करना है,
क्योंकि जब भी ये ज़ीनाडाइड खराब होता है, जैसे ही आईसी खराब होगी, शॉर्ट हो गई, तो ज़ीनाडाइड भी ये खराब हो गई होगा। तो ये ज़ीनाडाइड आपने चेक करना है एक तो, और उसके बाद ये रजिस्टर को भी चेक करना आपने, और उसके बाद ये जो डायोड होते हैं, नॉर्मल डायोड है 4006 जो डायोड है, तो इसको भी आपने चेक करना है। और इसके ऊपर जो सप्लाई लेके आ रही है ये रजिस्टेंस 22 ओम के रजिस्टर, ये भी चेक करना है। ये एक फ्यूजिबल रजिस्टर होती है। तो फ्यूजिबल रजिस्टर मीन्स होती है ये ओम के अंदर लगाई जाती है कुछ वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बाकी जितने वोल्ट आ रहे हैं ये बाकी सभी के सभी पास आउट कर देती है। लेकिन ये एक फ्यूज की तरह काम करती है, ओम में लगाई जाती है। इसी तरह कि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, कोई भी अगर आईसी खराब होती है एकदम, या शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये आईसी सबसे पहले खराब होती है। तो ये आईसी जैसे ही ओवरवोल्ट या कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये आईसी बर्न हो जाएगी, क्योंकि ये ओम में इसी कारण लगाई जाती है कि ये आईसी जल्दी से ओपन हो जाए। तो जब भी ये ओपन हो जाएगी तो इसको वोल्ट मिलना बंद हो जाएंगे, तो ये पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है सर्किट के अंदर कि उतनी एफिशिएंसी के साथ, यानी उतनी स्पीड के साथ ये आईसी रजिस्टर बर्न नहीं हो पाती। उससे पहले हमारे जो टिन्नी आईसी 290 आईसी ये खराब हो जाती है। तो जब भी आप आईसी अगर ब्लास्ट हुई हो आईसी, तो उसके बाद आपने ज़ीनाडाइड भी चेक करना है, ये डायोड और ये रजिस्टर चेक करनी है। यहाँ पे एक ज़ीना लगाया गया 150 का, वो भी चेक करना है। और ब्रिज डायोड ये भी आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बैक वोल्ट भी आ जाते हैं। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्रिज डायोड भी हमारे खराब हो जाते हैं। तो यही आपको कंपोनेंट चेक करने हैं। अगर इसके अंदर सप्लाई इनपुट नहीं हो रही, तो आपको ये फ्यूज़ भी चेक करना पड़ेगा, फ्यूज़ भी खराब होता है। तो मेजरली जो कारण है इसको जो पार्ट्स हैं वो कौन-कौन से चेक करने पड़ेंगे शॉर्ट सर्किट के हिसाब से, फ्यूज़ को, ब्रिज डायोड को, जिनर ये 150 एम्पीयर वाला, और ये डायोड और ये रजिस्टर, और उसके बाद ये आईसी और ये ज़ीनर डायोड और रजिस्टर। ये कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट है। जब भी आप शॉर्ट सर्किट हुई हो आईसी, अगर सर्किट आपका शॉर्ट है, तो उसके अंदर अगर आप जब भी आप नई आईसी लगाओ, तो ये कंपोनेंट आपने ज़रूर चेक करने। और उसके बाद अगर आप कोई भी सर्किट जैसे आप ये लगा रहे हो उसके अंदर, तो आपने कम से कम ये ध्यान रखना है कि हम कितनी वाटेज की आईसी लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास टिन्नी 290 आईसी नहीं मिली है, तो मैं अगर और आईसी लगा रहा हूँ, तो सर्किट को आपने देखना है कि ये कितने वाटेज का ये सर्किट है। अगर आप कम वाट की आईसी लगा रहे हो और वाटेज कैपेसिटी उसकी सर्किट की ज़्यादा है, तो ये आईसी जल्दी से खराब हो जाएगी या ओवरहीट होगी और खराब हो जाएगी, अच्छे से काम नहीं करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टिन्नी 290 पीजी मॉडल। तो अगर इस टॉपिक के बारे में अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।